सो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टोरी अंडरलाइन। आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन की। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? इट इज़ अ सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय सस्टेन्ड एंड अनचेक्ड राइज इन जनरल प्राइस लेवल विच इज़ ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन्फ्लेशन के कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, जैसे इन्फ्लेशन इम्पैक्ट सैलरीड वर्कर्स मोर। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं दे टेंड टू गेन मोर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ऑल्सो लीड्स टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सो हाउ इज इन्फ्लेशन मेजर्ड इन इंडिया? CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, जिसका बेस ईयर होता है 2016, it is compiled by Labour Bureau under Ministry of Labour and Employment. It helps in determining dearness allowance. इसकी वेट्स की बात करें सो 39% दिया गया है फूड एंड बेवरेजेस को, 30% वेट मिला है मिसलेनियस ग्रुप को और 17% टू हाउसिंग। CPI एग्रीकल्चरल लेबर, इसका बेस ईयर है 1986-87, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। CPI रूरल लेबर, इसका भी बेस ईयर सेम है 1986-87, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये चीज़ आपको याद रखनी ज़रूरी है। CPI रूरल अर्बन एंड कंबाइंड, इसका बेस ईयर होता है 2012। इट इज़ कंपाइल्ड बाय NSO नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ऑन मंथली बेसिस। इसका सर्वे जो होता है इट इज़ कंडक्टेड बाय NSSO नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस। द MPC ऑफ RBI, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है ऑफ RBI, यूजेस CPI टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। दिस इंडेक्स CPI रूरल अर्बन एंड कंबाइंड, इट इंक्लूड्स both services and goods, services like education, health, transport, etc. And it also contains the list of 908 commodities which are divided into 6 broad groups. जैसा कि हमने देखा CPI इंडस्ट्रियल वर्कर में वेट्स असाइन किए गए थे 39% टू फूड एंड बेवरेज, 30% टू मिसलेनियस ग्रुप एंड 17% टू हाउसिंग। वैसे ही CPI रूरल अर्बन एंड कंबाइंड में इसके ग्रुप्स मैं आपको बता देता हूँ। ग्रुप 1 में आ जाता है फूड एंड बेवरेजेस, इसको दिया गया है 46% वेट। ग्रुप 2 में क्लोथिंग एंड फुटवेयर। ग्रुप 3 में हमको देखने को मिलेगा हाउसिंग, यहाँ पर इसको वेट दिया गया है 10%। ग्रुप 4 में आ जाता है फ्यूल एंड लाइट। ग्रुप 5 में टोबैको एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स, इसको वेट मिला है 2.6%। एंड ग्रुप 6 यहाँ पे है, हमको देखने को मिलेगा मिसलेनियस, इसका वेट है 28%। सो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो हमने देखा सबसे ज़्यादा वेट किसको मिला है, फूड एंड बेवरेजेस को। So the behavior of this index is predominantly determined by prices of food and articles which have highest weight in the index, right? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। The inflation based on CPI determines the cost of living of a common man. It determines cost of living of a common man. नेक्स्ट बात करते हैं WPI की, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, और PPI दैट इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसका बेस ईयर होता है 2011 एंड 12। इट इज कंपाइल्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपको ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने यहाँ पर देखा CPI रूरल अर्बन एंड कंबाइंड में दैट इट इंक्लूड्स सर्विसेज एंड गुड्स, इट इंक्लूड्स बोथ सर्विसेज एंड गुड्स। यहाँ पर WPI में हमको देखने को मिलेगा इट डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज और इनडायरेक्ट टैक्सेस एट ऑल। इसमें हमको देखने को मिलेंगे 697 कमोडिटीज़। इससे पहले हमने क्या देखा था, CPI में हमको देखने को मिलते हैं 908 कमोडिटीज़ डिवाइडेड इंटू 6 ब्रॉड ग्रुप्स, राइट, 6 ग्रुप मैंने आपको बताया। वैसे ही WPI में हमको देखने को मिलेगा 697 कमोडिटीज़ विच आर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप्स। 3 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइडेड है 697 कमोडिटीज़। ग्रुप 1 में हमको देखने को मिलेंगे प्राइमरी आर्टिकल्स, जिसको वेट मिला है 23%। इसमें आ जाते हैं फूड आर्टिकल्स, नॉन फूड आर्टिकल्स, नेचुरल गैस, मिनरल्स, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज ग्रुप 2, इसमें हमको देखने को मिलेगा फ्यूल एंड लाइट, इसको मिला है 13% वेट। इट इंक्लूड्स कोल, इलेक्ट्रिसिटी, मिनरल ऑयल। नेक्स्ट इज ग्रुप 3। ग्रुप 3 में आ जाते हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, इसका वेट है 64% इसका वेट है। नेक्स्ट जो हमको याद रखनी है वो है इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन WPI गोज अप लार्जली ड्यू टू राइज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट्स, ड्यू टू राइज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट्स यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर। दिस इंडेक्स कैप्चर्स द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इट कैप्चर्स द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। PPI क्या होता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। जब हम WPI से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं तब हमको मिलता है PPI, WPI minus indirect taxes. So what are the causes of inflation? Inflation in any country in the world may be caused by factors on demand side और supply side. Demand pull factors की बात करें, demand pull factors किन चीज़ों से डिमांड कमोडिटीज़ की बढ़ती है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी सो डिमांड फॉर गुड्स विल ऑल्सो राइज। सो ये आ जाता है डिमांड पुल फैक्टर्स में। सो इंक्रीज इन डिमांड, हो सकता है कोई सिचुएशन बने जब डिमांड बढ़ जाए बट प्रोडक्ट और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इनफ ना हो, सो इससे क्या होगा, प्राइसेस विल राइज। सो इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया पॉपुलेशन अगर किसी कंट्री की बढ़ रही है सो ऑब्वियसली डिमांड भी बढ़ेगी।
Deficit financing by government. Deficit financing by government. In order to plug its fiscal deficit, the government borrows from RBI and RBI prints currency to lend to the government. So इससे क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ रही है. Increase in government expenditure, especially revenue expenditure. Next is increase in forex reserve. Increase in forex reserve leads to increase in domestic money supply, which in turn increases demand that causes inflation. Rising population, rising income and black money are the other factors that influence demand. नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट पुश फैक्टर्स की और सप्लाई साइड फैक्टर्स की. नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट पुश फैक्टर्स की और सप्लाई साइड फैक्टर्स की. फैक्टर्स ड्यू टू विच देयर मे बी एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और शॉर्टफॉल इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इससे कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे अनसर्टेन वेदर कॉजिंग फ्लक्चुएशन एंड शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज. एग्जाम्पल के तौर पर आप एग्रीकल्चर ले सकते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स लाइक पावर शॉर्टेज या फिर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज ना होना, राइट. सो इससे क्या होता है? इंक्रीज इन लॉजिस्टिक कॉस्ट. होर्डिंग एंड स्पेक्यूलेशन एंड ब्लैक मार्केटिंग विच कॉजेज आर्टिफिशियल स्केर्सिटी. डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी विच मेक्स इम्पोर्ट कॉस्टलियर. Next is import cost push factors. It implies India depends to a very large extent on imports of critical inputs for industrial sectors, due to which India is called import intensive economy. So with rise in global prices of these inputs from time to time, it means higher input cost for industry, which then may be passed on to customers in form of higher prices. High fiscal deficit due to which borrowings of the government increases and side by side interest burden rises too. So इससे क्या होगा? Prices will rise. So हमने देखा causes of inflation, demand pull factors, किन चीज़ों से डिमांड बढ़ती है? Rising population, rising income, black money, right? Next is cost push factors हमने देखे. Factors due to which there may be an increase in cost of production or distribution, जैसे uncertain weather, infrastructural bottlenecks, hoarding or speculation, depreciation of rupee, import, cost push factors और high fiscal deficit. नेक्स्ट बात करते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग की. इट मीन्स अ सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री अडॉप्ट वन ऑफ इट्स प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव टू कंटेन एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन एट सर्टेन लेवल और विद इन अ गिवन रेंज. एग्जाम्पल इन इंडिया, RBI adopt a range and target of annual rate of inflation based on CPI at 4% plus minus 2. That means 6 is the highest rate it can afford. Inflation targeting was first adopted in New Zealand. In India, a committee headed by Urjit Patel, the then governor of RBI, had recommended that RBI should adopt inflation targeting as its explicit objective. Based on its recommendation, a 6-member body was constituted with RBI governor as the chairman. Under RBI Act 1934, the committee meets once in every 2 months. So बात करते हैं measures adopted in India to control inflation. First is monetary policy. Use of monetary policy to control inflation is by using credit control measures by RBI. It includes repo rate. Repo rate का मतलब क्या होता है? The rate of interest at which RBI lends money to commercial bank. Present rate है 4%. CRR, cash reserve ratio, ratio of total deposits of a bank which a bank has to keep with RBI, right? Next is open market operation, that means buying and selling of government securities. Monetary policy have very limited role to play as it mainly impacts demand side. Next measure is fiscal policy measure. Role of fiscal policy to control inflation is mainly in terms of taxation and expenditure of the government. As far as taxation is concerned, the government can reduce the rate of indirect taxes, which may result in reducing prices. On the other hand, the government can also reduce its revenue expenditure, but it is very difficult as they are committed expenditures. Next जो बहुत important measure है वो है supply management measures. While the use of monetary and fiscal policy are important measures in India, it is the supply management measures adopted by government from time to time which are more effective to control inflation, right? They are aimed at correcting mismatch between demand and supply. So let's talk about measures under supply management. It includes government may impose temporary ban on export of some essential commodities like onion, potato, rice in order to have adequate domestic supply, right? और वैसे ही government can liberalize import of essential commodities like pulses or edible oils whose shortage may be causing inflation in India. Government may impose stock limits on these commodities for traders to stock essential commodities
avoiding hoarding and black marketing, right? Temporary ban on future trading in some essential commodities where it feels future trading may result in shortage in the present. Next is the government may impose the provision of ESMA, Essential Service Maintenance Act, under which the government can prohibit striking by employees from refusing to work in certain essential services. The government may expand the scope of PDS, that is public distribution system, by involving state level cooperative agencies and NAFED, NAFED, National Cooperative Marketing Federation, for door-to-door distribution of essential commodities at low prices so as to protect the vulnerable section of the population from impact of rising prices. Government has also set up fund since 2016 called Agricultural Price Stabilization Fund in order to have buffer stock of not only agriculture but also agri-horticulture commodities like onion, potato, etc. So हमने क्या क्या देख लिया? हमने देखा इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इट वॉज रिकमेंडेड बाय उर्जित पटेल, द देन गवर्नर ऑफ RBI. फिर हमने देखे कुछ मेजर्स जो अडॉप्ट किए गए फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग. मॉनेटरी पॉलिसी हमने देखा यूजिंग क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स बाय RBI, रेपो रेट, CRR एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन. फिर हमने देखा फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. फिर हमने देखा सप्लाई मैनेजमेंट मेजर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है जो गवर्नमेंट यूज़ करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम. इट एम्स एट करेक्टिंग मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. इसके कुछ हमने मेजर्स देखे, लाइक बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सम एसेंशियल कमोडिटी, जिसका शॉर्टेज हमारे इंडिया में हो रहा है. जिसका शॉर्टेज इंडिया में हो रहा है उसका इंपोर्ट लिबरलाइज कर दो जिससे शॉर्टेज खत्म हो जाए. imposing stock limits, avoiding hoarding, black marketing, temporary ban on future trading in some essential commodities जिसकी shortage हमको महसूस हो सकती है. Government may impose the provision of ESMA. They can prohibit striking by employees from refusing to work in certain essential services. They may expand the scope of PDS involving the state level cooperative agencies and NAFED. Government has also set up funds since 2016 called Agriculture Price Stabilization Fund in order to have buffer stock of not only agriculture but also agri-horticulture commodities like onion, potato, etc. So बात करते हैं why inflation is better than deflation. A mild rate of inflation is always good. That means 4 plus minus 2 is okay. It incentivizes production and it doesn't hurt consumer demand. अगर ये 4 plus minus 2 के रेंज में है तब. मैं आपको बता दूं MPC जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है, इट वॉज सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद RBI एक्ट ऑफ 1934. द गवर्नर ऑफ RBI इज द चेयरमैन ऑफ MPC. सो कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं. कोर इन्फ्लेशन हम किसे कहते हैं? टाइप ऑफ इन्फ्लेशन विच डज नॉट टेक इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन इन फूड, फ्यूल और एनर्जी. Hence, inflation is confined to non-food and non-energy sectors. Next is stagflation. Stagflation means coexistence of inflation with recession and unemployment, slow economic growth and high unemployment. Next is reflation. हो सकता है कोई इकोनॉमी फेस कर रही हो स्लो डाउन और रिसेशन. Hence, in order to revive the demand, the government may adopt policies to increase the aggregate demand in the economy. गवर्नमेंट ये कैसे करती है? By providing monetary stimulus and adopting fiscal stimulus. Next is hyperinflation. Hyperinflation क्या होता है? A situation in which price may be rising every day and value of money may be falling every day. ये हमको देखने को मिला था पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन जर्मनी. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन. स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्यों आता है? इन्फ्लेशन ड्यू टू स्ट्रक्चरल रिजिडिटी इन द इकोनॉमी. ये सिचुएशन हमको इंडिया में देखने को मिलती है बिकॉज इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज सच दैट वेयर देयर इज लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर्स एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, due to which there may be supply shortages from time to time, resulting in mismatch in demand and supply, causing inflationary pressures, right? So next point is deflation का. Deflation क्या होता है? It refers to fall of prices or fall in prices. It may be seen like a good thing, but in reality, no economy wants deflation. Deflation usually accompanies economic slowdown, lower productivity, and loss of job. This economic behavior also leads to further slowing of growth. During deflation, value of money increases and goods become cheaper. Value of money increases and goods become cheaper. It incentivizes people to save more money now. Next is disinflation. इसका मतलब होता है prices are still rising, though the pace has slowed down. Bond market, आपको याद रखना है, bond market tend to react positively to disinflation. Disinflation without economic growth can be cause of worry.
If inflation slows down quickly and if it is not accompanied by faster growth of GDP, it could lead to slowdown of economic growth, followed by falling productivity and rising unemployment.